यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी नेताओं के दौरे अब तेज कर दिए गए हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कैराना के बाद अब कृष्णा नगरी मथुरा जाएंगे। 27 जनवरी को अमित शाह मथुरा जाने का कार्यक्रम है। कहा जा रहा है कि अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों को योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। खबर यह भी है कि कृष्ण भूमि जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। मथुरा के कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का मंत्र देंगे। बाद में अमित शाह का गौतम बुद्ध नगर जाने का कार्यक्रम है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिमी यूपी में 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद में प्रचार करेंगे। बीजेपी के दो दिग्गज स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं अमित शाह और राजनाथ सिंह। अमित शाह पश्चिमी यूपी पहुंचेंगे, मथुरा और नोएडा के संभावित दौरे पर रहेंगे। पवन गौड़ संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या खबर है, किस तरह से जनता को साधा जाएगा इन दो दिग्गजों द्वारा? देखिए आरजू, जिस तरह से लगातार, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं पहले और दूसरे फेज़ के चुनाव के लिए। 10 फरवरी को पहले फेज़ में मतदान होना है, 14 को दूसरे फेज़ में होना है, और दोनों ही ये फेज़ हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज के क्षेत्र में होने वाले हैं। तो इसलिए बीजेपी ने पूरा फोकस अपना इस समय पश्चिम और ब्रज क्षेत्र पर लगाया हुआ है। अब से कुछ दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह कैराना, शामली और मेरठ के दौरे पर गए थे, और अब 27 जनवरी को गृहमंत्री ब्रज क्षेत्र के दौरे पर जाएंगे, जहां की गृहमंत्री मथुरा का दौरा करेंगे। लगातार जब से चुनाव की शुरुआत हुई है तो बीजेपी के जो तमाम जो नेता हैं वो मथुरा का जिक्र कर रहे हैं, मथुरा में भव्य मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में गृहमंत्री का मथुरा दौरा अपने आप में एक बहुत बड़ा साबित हो जाता है कि गृहमंत्री खुद जाके वहां डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। उसके अलावा गृहमंत्री गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे। अगर बात करें राजनाथ सिंह की, क्योंकि राजनाथ सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के रहे हैं और कहीं ना कहीं कई सारे जो किसान नेता हैं उनमें उनकी पकड़ मानी जाती रही है। खुद राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री भी रहे थे, तो ऐसे में उनकी पकड़ है खासकर पश्चिम क्षेत्र में। खुद वो गाजियाबाद से सांसद भी रहे हैं, तो ऐसे में लगातार वो खुद गाजियाबाद और बागपत के दौरे पर भी जाएंगे, और जो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश होगी बीजेपी के पक्ष में। डोर टू डोर कैंपेन होगा, क्योंकि 30 तारीख तक अभी इलेक्शन कमीशन ने बड़ी रैली और रोड शो पर रोक लगाई हुई है। तो ऐसे में तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब अब पश्चिम और ब्रज क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में है। देखिए मथुरा बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा था कि मथुरा को घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। खैर, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं एसपी की लिस्ट पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने करारा हमला कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, लगातार केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा की चल रही है, लिस्ट लगातार आ रही है। समाजवादी पार्टी ने भी कल अपनी एक लिस्ट जारी की है, उसमें तमाम वो नाम हैं, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, नाइक हसन। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई है वो प्रत्याशियों की कम, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों की अधिक है, और भाजपा की जो सूची आई है वो सामाजिक समीकरण का, सबका साथ सबके विकास का एक शानदार गुलदस्ता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी कहते हैं ये नई सपा है। मैं बार बार कहता हूं ये वही सपा है जिससे जनता खपा है, जिससे जनता उत्तर प्रदेश से विदा कर चुकी है, और 10 मार्च को पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाने का काम यूपी की जनता कर रही है। सर, लगातार जब भी चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जिक्र हिंदुस्तान के चुनाव में जरूर होता है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा राजनीतिक दुश्मन बनाया गया है, चीन बड़ा दुश्मन है। मुझे लगता है श्री अखिलेश यादव जी इस समय बौखलाहट में, इसलिए इस प्रकार के बयान देने का काम कर रहे हैं। पहले उनको पता नहीं किसी ने सपना दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में आप सरकार बना लोगे, आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब जैसे जैसे उनको पता चला है कि उनका सपना चूर चूर हो गया है, और उत्तर प्रदेश में 2017 में जो उनके रिजल्ट थे वह भी बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, इस स्थिति में पहुंच गए। तब से वो घबराए हैं, बौखलाए हैं और ऐसे बयान देने का काम कर रहे हैं। और जो वहां उत्तर प्रदेश की जनता से कि मैं बड़ा विकास पुरुष हूं, अब मैं कहता हूं विकास पुरुष नहीं है वो, एक दंगाइयों के, अपराधियों के, माफियाओं के, गुंडों के, भ्रष्टाचारियों के गैंग के सरगना। सर, भाजपा एक बड़ा शब्द इस्तेमाल कर रही है अपने घोषणा पत्र से, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अयोध्या मॉडल
काशी विश्वनाथ मॉडल, तो अब क्या वही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो मॉडल है वो मथुरा में भी देखने को? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये कहा है कि हम विकास किए हैं और विकास करेंगे। विकास चाहे अयोध्या में अयोध्यानाथ की धरती का हो, और चाहे बाबा विश्वनाथ जी की धरती काशी का हो, और चाहे कन्हैया जी की धरती मथुरा वृंदावन का हो। तो विकास तो हमारा लक्ष्य है। इन तीनों स्थानों के अलावा भी उत्तर प्रदेश के 75 जिले हमारे विकास के केंद्र में रहते हैं। सपा बसपा के शासनकाल में 5 जिले के केंद्र में रहते हैं। इसलिए भाजपा और सपा बसपा कांग्रेस की तुलना नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी सुशासन देने वाली, विकास करने वाली, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाली, सबको सुरक्षा प्रदान करने वाली, सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। और जहां तक समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस की बात करें, या तो उत्तर प्रदेश को, देश को बर्बाद करने वाली पार्टियां हैं। सर, आखिरी सवाल, कल आप ही की पार्टी के समय अलायंस के लीडर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि जब उन्होंने सिद्धू को हटा रहे थे तो पाकिस्तान से उनके पास फोन आया, दबाव आया कि उनको मंत्री बनाया जाए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पंजाब के अंदर आती है, तो चन्नी जो सीएम है वहां के, वो प्रियंका गांधी को ब्रीफ करते हैं। इन सब चीजों को आप किस तरह से? ठीक है, मैं मानता हूं कि इनका जो चरित्र है, कांग्रेस हो, सपा बसपा हो, इनका चरित्र किसी भी तरीके से सही गलत करके सत्ता अर्जित करें, और सत्ता अर्जित करना जब किसी का लक्ष्य हो जाता है तो उसके कारण से इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। और पाकिस्तान से रिश्तेदारी कांग्रेस की पुरानी है, और वह रिश्तेदारी उजागर होती है। तो कैप्टन साहब ने जो भी कहा होगा वो अपनी जानकारी के अनुसार कहा होगा, और इस प्रकार की चीजें यह देश कभी बर्दाश्त भी नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन के साथ पवन गौड़। चलिए, मेरठ से संजीव बालियान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, एक तरफ कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री का लगना शुरू हुआ है, तो रोजगार को बढ़ावा अगले 5 साल हमारा फोकस रहेगा कि इन्वेस्टमेंट आए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जाए, बड़े बड़े काम हो, और उसमें यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। और विशेष रूप से मेरठ एक हब बने, इसका चारों तरफ इंडस्ट्री का भी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कि रोजगार मिले। अब मुझे कई बार कभी ये नहीं समझ में आया, किसान की बात करते हैं, सरकार बनी, 36,000 करोड़ का कर्ज माफ सरकार बनती हुआ, और सरकार जहां कांग्रेस की सरकार और पार्टी की सरकार है, ये जो कर्ज माफी थी एक जुमला हो गया है। हमारी सरकार ने बनने के 1-1.5 महीने के अंदर ही 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। 2.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि इस उत्तर प्रदेश में मिल रही है। 6,000 रुपए साल के 2.5 करोड़ किसानों को ये मिल रही है। हम पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश डार्क जोन में था, हमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सकता था साहब, और ये लगातार 14 से 3 साल में मंत्री रहा, मैं इसी मंत्रालय में मंत्री था वाटर रिसोर्सेज में। मैं 3 साल अखिलेश यादव को इस बात के ऊपर कन्विंस नहीं कर पाया कि किसान को डार्क जोन में बिजली की आवश्यकता है। वो अपने डीजल के पंप से निकालता है, वो ठीक नहीं है। सरकार बनती, डार्क जोन में से पाबंदी हटी। किसान अपने खेत से मिट्टी उठाता था, तो जितनी जमीन की कीमत नहीं है साहब, उससे ज्यादा का जुर्माना किसान के ऊपर लगाया जाता था और भ्रष्टाचार होता था। ये सरकार ने दिया कि किसान अपने खेत से मिट्टी उठा सकता है। हमने एक बहुत बड़ी पॉलिसी में चेंज लाया, इथेनॉल पॉलिसी जो आई है, उसका सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के किसान को मिलेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान को, और पूर्व उत्तर प्रदेश में चावल के किसान को और मक्के के किसान को। आज जब हमने सरकार में आए 2014 में, तो 2.5% मिक्सिंग होती थी इथेनॉल में। इस साल हम संजीव बालियान को आपने सुना, उन्होंने किसानों के बारे में भी बात की। मेरठ से लाइव थे संजीव बालियान, वहां से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी संगीत का महासागर, और हमारे आज के पहले जीनियस महासागर का एक बहुमूल्य मोती है। ये सिर्फ 14 साल की उम्र में 6 भाषाओं में गाना गाते हैं। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं। ये हैं कर्नाटिक म्यूजिक की शान बन चुके बेंगलुरु के राहुल वेलर। नमस्कार, कम सिट। Now, your parents are IT professionals. Yeah. And you are singing Carnatic music. How did this happen?
actually the credit of identifying my interest in music goes to my parents. Please welcome Padma Shri Sri Shankar Mahadevan. Hello, namaste. How are you? Rahul, so nice to see you. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujala, Subhala, Malaya Jashitala. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में. Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. Namaste, Juhi. Come. How are you? I'm great. आइए बैठिए. बचपन से ही साइंस ऐसा सब्जेक्ट था which intrigued me. मेरे डैड के साथ रह के I got influenced from him. He as well is a person who is very interested in science. साइंस में क्या अट्रैक्ट करता था आपको? Within science. The fact that science has the power to change anything.